अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक एंड आई होप यू विल बी फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर है विच इज़ बायो डाइवर्सिटी। और इसके साथ ही हम इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी, खासतौर पर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये चैप्टर मुश्किल लगता है या वो कन्फ्यूज़ है कि हमारे पेपर में लॉन्ग कैसे आएंगे, हम कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करें, किस तरीके से करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगी कि आप अगर कुछ भी नहीं करते तो इस चैप्टर के वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। ये वीडियो देखने के बाद जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आध दिन में आप वो प्रिपेयर कर लेंगे। सारी लेक्चर सीरीज़ इस चैप्टर की अपलोड हो गई है, वहाँ से देख लें या जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, बट उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि पेपर में आपका जब आप एग्जाम दे रहे हैं या क्लास में टेस्ट करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आपके वो सवाल अच्छे से तैयार किए हुए हों आप लोगों ने और आपको एज इट इज़ कर लें। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि अभी हमारा टारगेट जो है वो ये सवालों हमने एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन है ये करने हैं और इसलिए मैं लास्ट में आपको वो बताऊँगी। तो इसके साथ ही वो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगी, तकरीबन आपके पेपर में 98, 99 या 90% चांस होते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी आपके एग्जाम में वो ही आएंगे। इतना ज़्यादा उनका चांस होता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोग उन सवालों को ज़रूर करें। अगर कुछ भी नहीं करते, जो सारा कर सकते हैं उनके लिए तो कोई नहीं है, वो सारा चैप्टर करें, अच्छे से तैयार करें। लेकिन अगर जो कुछ हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए स्पेशली है कि वो क्वेश्चन ज़रूर करें। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पहले। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब अगर हम पहले सवाल की बात करें तो व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की वैरायटी जो इकसाम होती है, काइंड्स होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ इकोसिस्टम आया है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा, आप समझ लें कि हमारे जो बायोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। किस तरीके से, अगर हम अपनी बात करें, हम एनिमल्स में कंसिडर होते हैं क्योंकि हम थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। हम अगर एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। किस तरीके से कि हमें भी वाटर चाहिए होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का आपको पता है 65 to 70% हमारा जो मैस है बॉडी का वो वाटर पर ही मुश्तमिल होता है, वाटर से मिलकर बना होता है। तो इसके साथ ही एयर की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरीके से हमारा भी इंटरेक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ है। ये सब कुछ इकोसिस्टम कहलाता है। और जो टर्म हम यूज़ करते हैं विच इज़ बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। उन्होंने टर्म पूछी है ना, तो हम जस्ट इसमें टर्म ही देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है कि हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन्स एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ, कि जो हमारा सारा अर्थ है इसके लिए और हम इंसानों, ह्यूमन बींग्स के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ये किस तरीके से अहम है। तो आपको इस सवाल का जवाब पेज 26 पर मिलेगा। तो हम इसको टर्न कर लेते हैं पेज पर। तो ये आपकी बुक का पेज 26 पर इसका जवाब लगा हुआ भी है कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, पहला पॉइंट। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर आप तो देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ये हमारे पास हेल्पफुल होती है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, या उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, उनके अंदर बायो का मतलब होता है ना अर्थ, जियो का मतलब सॉरी बायो में लाइफ, जियो में अर्थ, और केमिकल साइकिल्स आगे एग्जांपल से वो क्लियर भी कर रहा है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। अब पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे साइकिल चल रहे होते हैं। एक कार्बन साइकिल भी होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें यानी कि कार्बन साइकिल का मतलब भी क्या होता है, एक चीज़ जिस पॉइंट से शुरू हुई है उसी पॉइंट पे वापस आएगी, ठीक है। ऐसे साइकिल हमारे पास रोटेट हो रहा होता है और चल रहा होता है। नाइट्रोजन साइकिल भी ऐसा ही होता है। अब आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 78-79% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन कुछ हमारे पास पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बस समझिएगा, आप लोग इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो पौधे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर उसमें उन पौधों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट्रोजन पता है क्या होता है, ये बैक फिर हमारे पास कुछ प्रोसीजर या साइकिल के साथ हमारे पास साइकिल के जरिए वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये एक साइकिल हुआ कि एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन ली उस पौधे के लिए, फिर नाइट्रोजन वापस चली गई, ठीक है, वापस चली गई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से ना साइकिल चलते हैं, मतलब जिस स्टेप से शुरू हुआ उसी स्टेप पे वापस आया। दिस इज़ द साइकिल। आगे चल के देखिएगा क्लाइमेट रेगुलेशन, कि प्लांट्स एंड एल्जी, कुछ प्लांट्स, पौधे, एल्जी वगैरह, ठीक है। एल्जी आप लोगों के पास ग्रीन कलर की प्लांट लाइक प्रोटिस्ट वगैरह में आती है। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड, और फिर हमारे जो क्लाइमेट है उसको बैलेंस्ड रखते हैं।
अब वो किस तरीके से, अब देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए होती है अपनी फूड या खुराक वगैरह जो होती है ना उसको तैयार करने के लिए, और हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ज़रा ये थोड़ा सा पॉइंट ज़रा सोचिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। पौधा जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना हमें चाहिए होती, हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि हम उसको एक्सेल कर देते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं तो पौधे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पौधे जो होते हैं प्लांट्स, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है और हमें चाहिए होती है, पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ बैलेंस है ना, ठीक है, हर चीज़ एक बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस है, पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे का पूरा क्लाइमेट रेगुलेशन और हर चीज़ बैलेंस्ड मेंटेन होती है। इस तरीके से आपने इस सवाल को देख लेना है 2 नंबर के सवाल में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन लीनियस सिस्टम। ये लीनियस जो है ना एक साइंटिस्ट का नाम है, कार्ल लीनियस, जिसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था, इस सिस्टम को दिया था। तो इसने कि जो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक थे इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया था, तो पेज 28 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के पास किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस और फिर स्पीशीज़। आपको मैंने इसका एक आसान तरीका भी बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज़ को तो आप लोगों ने, आप ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक। बस कीप पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक, ये एक लाइन याद रख लें, ठीक है, कि बर्तन साफ़ रखो तो फैमिली जो है वो बीमार पड़ जाएगी। इस तरीके से आपने इस लाइन को याद रखना है। और इसका फर्स्ट ये कि कीप के, पॉट पी, दोनों का सी, तो ओ से फैमिली का एफ और इसका भी एफ, इसका हमारे पास जी है तो गो का भी जी, स्पीशी का एस और सिक का एस। तो ये सारी, इससे आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। अगर आप इसको कीप पॉट क्लीन और फैमिली को सिक को याद रखेंगे तो यही इसमें आप लोगों ने याद रखने होंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर है कि राइट द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ लाइन एंड कॉर्न। आपसे उन्होंने टेक्सोनोमिक रैंक पूछा है लाइन और कॉर्न का। बिल्कुल हम इसी तरह टेक्सोनोमिक रैंक पढ़कर पीछे आ भी चुके हैं जब हमने होमो सैपियंस का, या इस तरीके से हम लोगों ने ये ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का देखा था हमने, प्लांट जो पी प्लांट था उसका देखा था। तो वहाँ पर मैंने क्या था, आप लोगों को ट्रिक के साथ करवाया था कि आप लोग ये वाले ट्रिक्स याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये क्लासिफिकेशन करनी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ये 4 नंबर के सवाल में भी आ रही होती है इस तरीके से, कभी ये 2 नंबर के सवाल में आ रही होती है, शॉर्ट सवाल में, कभी ये साइंटिफिक नेम इनके पूछे जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आप लोगों ने। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पर क्योंकि बताने का, ये वाले टेबल्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनका सिर्फ मकसद इतना था कि जिस तरीके से हम पहले क्लासिफिकेशन कर आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पी प्लांट की या होमोसेपियंस ह्यूमंस वगैरह की, उसी तरीके से लाइन और कॉर्न किया, बट पहले चैप्टर में डिस्कस नहीं की। चैप्टर में कहीं पर कॉर्न की या लाइन की क्लासिफिकेशन का जिक्र नहीं आया, बट यहाँ पे एक्सरसाइज के शॉर्ट सवालों के अंदर उन्होंने ये आपको दी है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। मैं ये भी बता दूँ कि इन दोनों में से कौन सी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये मेरे पास लाइन की क्लासिफिकेशन होगी, ये कॉर्न की होगी। लाइन जो शेर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉर्न। हम मेज़ वगैरह या मकई जो होती है, ठीक है, जिसको आप लोग ये पॉपकॉर्न्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मकई होती है और ये हमारे पास वैसे एनिमल्स में शामिल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वही चीज़ें कि पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज़, इन 7 चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना होगा स्पीशी तक। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, टेक्सोनोमिक रैंक की बात करें लाइन की, तो लाइन का किंगडम क्या है, एनिमीलिया। आपको पता है लाइन एनिमल्स में ही शामिल होता है ना। अब हम लाइन को प्लांट ही थोड़ी कह सकते हैं, ये प्लांट तो नहीं होते। तो अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन का किंगडम एनिमीलिया है, ये एनिमल होता है। अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा हम ऐसे फाइलम को कहते हैं, या कॉर्डेटा ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म या जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिनमें बैकबोन मौजूद होती है, ठीक है। क्लास अगर हम बात करें तो इसकी क्लास में मेल क्या है, ठीक है। मैमल्स हमारे पास ऐसे जानदार या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी पर फर होते हैं, हेयर्स होते हैं और उनके कान बाहर को निकले होते हैं। वो सारे के सारे मैमल्स में हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं कि इंक्लूड होते हैं या कंक्लूड होते हैं। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इनका हमारे पास कैर्निवोरा है। अब आपने, आई डोंट नो या बट आई थिंक आप लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी होंगी, हर्बीवर्स, ओमनीवर्स, कर्निवर्स। तो अगर हम कर्निवर्स की बात करें तो ये ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है। हर्ब्स वाला जो हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ वगैरह खाते हैं। ओमनीवर्स
बर्ड्स हमारे पास क्रो वगैरह आते हैं जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने कार्निवोर्स की बात की, ये जस्ट मीट खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं। अगर हम फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली है फिलिडे, ठीक है। फिलिडे हमारे पास जो फैमिली है ज़्यादातर ये आप इसको समझ सकते हैं कि कैट से बिलोंग करते हैं। आपने सुन रखा होगा कि हम अपनी लाइफ में आमतौर पर कहते हैं कि जो बिल्ली है वो शेर की खाला है, तो दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए दोनों की फैमिली असल में दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये डायलॉग भी बना हुआ है, सुन रखा होगा। अब जैसे कहते हैं बिल्ली शेर की खाला है, तो असल बात सिर्फ ये है, दोनों की फैमिली एक है, एक ही फैमिली से, एक ही नस्ल से, एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। जेनस की बात करें तो इसका पैंथीरा है, स्पीशी की बात करें तो लियो है, साइंटिफिक नेम जो इसका है। अब इसकी लॉजिक नहीं है क्योंकि ये साइंटिस्ट ने दे दिया है, ये स्टैंडर्ड है, ये रेफरेंस है, इसको मानना पड़ेगा। तो ये पैंथीरा लियो है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम लाइन का, और आपने इसको एज इट इज़ याद रखना। आपको साइंटिफिक नेम का तो पता ही है कैसे लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है हमारे पास, सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ में भी आप लोग बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को ऑप्शन आई थिंक सो बी मार्क करवा दिया था, तो ऑप्शन इसका ए राइट था। लेकिन आप लोगों ने एक बात ना, वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे थे, ये मैं आपकी कन्फ्यूज़न मिलकर जो आप अगर इसमें कंफ्यूज हैं, कोई क्यूरी आपकी, तो उसको अभी यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, होमो सैपियंस, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो हमारे पास जीनस नेम होगा, जो स्पीशी का नेम होगा ना, उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो जो आपका एमसीक्यूज़ था, बेसिकली एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास आप लोगों के पास यही चीज़ आ रही थी कि अगर आप लोग खुद नाम लिख रहे हैं तो आपने इसी तरीके से लिखना है, आपने यहाँ पे कोई इटैलिक्स वगैरह नहीं लगानी है, इसको टेढ़ा वगैरह करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आया है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो बेस्ट रहेगा कि आप इटैलिक वाले को ही राइट ऑप्शन माने और उसी को टिक करें। लेकिन अगर आप पेपर में खुद लिख रहे हैं तो आपने इटैलिक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने एज इट इज़, जैसे वहाँ पे मैंने ऑप्शन बी मार्क करवाया था, इस तरीके से आप लोगों ने उस साइंटिफिक नेम को बिल्कुल सीधा ऐसे ए टू जेड लिखना है। पहला लेटर बड़ा, उसकी अगली स्पीशी का नाम छोटा, और उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। अगर आप अंडरलाइन भी नहीं करेंगे तो आपका 1 या फिर 0.5 जो आपका मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, सिर्फ अंडरलाइन ना करने की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने नहीं भूलनी है। अगर आपके प्रिंटेड फॉर्म में एमसीक्यू ज़्यादातर अगर आपका आया तो आपने इटैलिक की तरफ जाना है। ज़्यादातर आपसे साइंटिफिक नेम पूछा भी जाता है शॉर्ट सवाल में, 2 नंबर के सवाल में किसी का भी पूछ लेगा, ह्यूमंस का पूछ लेगा, पी प्लांट का, फ्रूट फ्लाई का, या अब हम लाइन और कॉर्न का कर रहे हैं तो इन दोनों का भी आपके पास साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। तो इसको कोशिश करनी है आपने अच्छे तरीके से याद करना। तो आई होप सो कि वो वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर एमसीक्यूज़ वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थी क्लासिफिकेशन या टेक्सोनमिक रैंक किसका, कॉर्न का, मकई का, ठीक है। तो अगर हम इसका किंगडम देखें तो इसका किंगडम प्लांट ही, आपको पता है मकई एक पौधा ही है ना, प्लांट ही है। जिसका फाइलम है वो एंथोफाइटा है। एंथोफाइटा ज़्यादातर ना, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में समझे तो एंजियोस्पर्म। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये अभी तक टर्म्स नहीं पढ़ी, क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में आके बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आगे हाई लेवल पे पढ़ेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो एंथोफाइट है बेसिकली ना, ये हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है। ये 2 चीज़ें होती हैं बायो में, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक एंजियोस्पर्म होते हैं। ये जो एंथोफाइटा है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में किसी बुक्स में, बल्कि अभी तो आप ये 9th क्लास में आपकी कोई न्यू बुक आई है तो इसमें ये क्लासिफिकेशन आई है, ये 11th क्लास की बुक के अंदर ये मौजूद है, कौन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ एंजियोस्पर्म यूज़ किया। दोनों कर सकते हैं, बट आप एंजियोस्पर्म भी कर सकते हैं, आप एंथोफाइटा भी कर सकते हैं। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, हमारे पास बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे पास फ्लावर और सीड फ्रूट के अंदर ही पाया जाता है, ऐसे प्लांट आप समझ लें, ठीक है। इस जो इसकी क्लास है वो हमारे पास लियोप्सिडा है। अब लियोप्सिडा जो इसकी क्लास है, इसका मतलब होता है कि आगे जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, फिर मजीद आगे हमारे पास मोनोकोट, डाइकोट, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ये केमिस्ट्री में भी टर्म्स यूज़ करके आ चुकी होंगे, बायो में भी हर जगह काफ़ी यूज़ होती हैं। तो इनका जो कोटिलीडन होता है ना, ये मोनोकोट होते हैं, 1 कोटिलीडन। अब कोटिलीडन, ये मोनोकोट, वट एवर, एंजियोस्पर्म जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, पर थोड़ा सा इन पॉइंट्स को, इन लफ्ज़ों को आपके माइंड में रखने के लिए, क्लियर करने के लिए, आपके दिमाग में अच्छे से ये रह जाए, इसलिए मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लियोप्सिडा की बात करें ना, तो ये हमारे पास मोनोकोट होता है। मोनोकोट क्या होता है कि छोटा सा सीड है, ठीक है, किसी भी चीज़ का बीज है, और जब आप उसको ज़मीन में लगा देते हैं, तो जब ज़मीन में लगा देते हैं तो हमारे पास होता इस तरीके से है कि जब वो ग्रो करता है, उसमें से एक पत्ता निकलता है ना, जिसको आप लीफ, प्लांट का लीफ भी बोल रहे होते हैं, एक छोटा सा पत्ता, वो एक निकलता है, जैसे हम इसको कहते हैं इसका कोटिलीडन 1 है। सारी बात है, सीड से सीड जब खुलता है और उसमें से ग्रो करता है, तो वहाँ पर ये हमारे पास बात हो रही है। ऑर्डर जो इसका है पोल्स वगैरह में आता है, इसमें भी वही चीज़ें हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। जो इसकी हमारे पास फैमिली है वो हमारे पास है पोएसी, या आप इसको ठीक है पोएसी भी कह सकते हैं, इस तरीके से आप इसको जो मर्ज़ी कहें,
पोएसी, इस तरीके से आपने इसको बोल लेना है। अब इसका मतलब होता है ग्रासेस वगैरह। ज़्यादातर ना हमारे पास इस ये जो हमारी कौन की क्लासिफिकेशन है, पॉल्स वगैरह में फ्लावरिंग प्लांट या ग्रासेस वगैरह जो होते हैं, इस तरीके से चीज़ें आ रही होती हैं। अगर हम इसके जीनस की बात करें तो वो है ज़िया, अगर हम इसके स्पीशी की बात करें तो वो है मेज़। अब यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं यहाँ पे आपकी क्लियर कर देती हूँ। ये क्लासिफिकेशन अभी मैं लास्ट टाइम देख रही थी कि 11th क्लास में आपको बताया ना, ये 11th क्योंकि बुक चेंज हुई है तो सिलेबस उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली चीज़ें उठा के आपकी बुक में डाल दी हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इससे पहले आपकी बुक में नहीं थी, जितनी भी आपकी पिछले जो किताब थी। ये तो अब आई है 2025 में आप लोगों की बुक, तो वहाँ पर ये 11th क्लास में अभी भी मौजूद है क्लासिफिकेशन की। और लास्ट टाइम मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर के जो पेपर था 11th क्लास का, उसमें 4 नंबर के सवाल में ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग देखें तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन लाइन के। तो मैंने नहीं देखा कभी पेपर में आई हो और अभी ऐड की गई, या फर्स्ट ईयर में भी कोई लाइन की क्लासिफिकेशन नहीं थी। बट आप लोगों ने करनी है, आसान ही है, ये ज़्यादा आसान है, कौन से ज़्यादा आसान है लाइन की, लेकिन कौन की ज़रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, अगर कर सकें तो लॉन्ग के लिए भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और MCQs के लिए तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ MCQs के लिए, अगर आप कुछ भी याद नहीं रख सकते तो ये चीज़ याद रखें। इनका जो हमारे पास क्या होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है ना, साइंटिफिक नेम, इसको आप लोग जस्ट फॉर MCQs के लिए याद रखिएगा। अब MCQs में कैसे आप लोगों ने याद रखना है, MCQs में वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लाइन। आप क्या कहेंगे फ़ौरन से, बस MCQs आया तो टिक कर देंगे पैंथेरा लियो। अगर आपसे साइंटिफिक नेम कौन का पूछा गया तो आप सियामेस कह देंगे। जस्ट सिंपल लिखना पड़ रहा है तो आप लोग लिख देंगे, फर्स्ट लेटर बड़ा, सेकंड लेटर छोटा, स्पीशी वाला, जीनस वाला बड़ा, और अंडरलाइन इसको एज इट इज़ इस तरीके से आपने अंडरलाइन करना है। अब ये नहीं अंडरलाइन करते वक्त आप सिर्फ Z को कर दे और M को कर दे, नो दिस इज़ रॉन्ग होगा, आपको पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आपकी आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किया बोले नो मैटर, जो मर्जी आप प्रोनाउंस किसको कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क होता है, ये आपको पेज 31 और 32 पर मिल जाएगा। आते हैं हम इस पेज, तो ये मैंने पेज 31 पर, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जब आप लोगों ने आर्किया की बात करनी है तो आपने कहना है कि आर्किया और प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले आने वाले, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से पहले आने वाले। उस टाइम जब हमारे पास न्यूक्लियस इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ था। बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन इनकी जो सेल वॉल सबसे आउटर लेयर होती है। याद रखिएगा, ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है, इस लेयर की बात हो रही है। ये नहीं रखती, डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन बट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड। लेकिन ये कुछ पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉली का मतलब होता है मैनी पेप्टाइड, हमारे पास एक चेन होती है जो मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह बना रही होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है। नेक्स्ट पेज, ठीक है, तो पेज 32 पर आप लोगों ने ये याद रखना है, वो 31 से ये और 32 से डोमेन बैक्टीरिया में आप लोगों ने याद रखना है कि दिस डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। बट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन के वहाँ पे क्या था, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं थी, बल्कि वेरियस टाइप के जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है उसकी बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। तो बस ये 2 लाइनें आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी और 2 लाइनें पिछले टॉपिक से याद रखना। डोमेन यूकैरिया उससे, डोमेन आर्किया से आप लोगों ने याद रखना पेज 31 पर, और पेज 32 पर आप लोगों ने ये एज इट इज़ याद रखनी है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसकी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग मतलब तो थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दें तो ये आपको पेज 30 पर मिल जाएगा इसका आंसर। तो इस पेज पर देखिएगा कि ये जो हमारे पास है, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा गया कि ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाकर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, फ़र्क भी कर लिया गया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। बट इसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क होता है। सम बायोलॉजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जो डिसएग्री थे अबाउट द पोजिशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटी। कुछ जो थे वो किंगडम प्लांटी, क्योंकि इसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटिस्टा ही इसमें आया था, तो वो कहते थे कि जो आपने फंजाई को रखा है ना किंगडम प्लांटी के अंदर, वो इससे डिसएग्री कर रहे थे। इससे क्या कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे कि फंजाई को, भाई फंजाई जो है इसको प्लांटी में कैसे रखते हैं। पता है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी कर देती हूँ, प्लांट्स का जो प्लांट्स होता है ना, ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमारे पास अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। फंजाई हेट्रोट्रोफ है, फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो फिर वो थोड़ा मतलब वो डिसएग्री थे कि भाई फंजाई को फिर प्लांट्स में रखने का क्या जवाब बनता है, क्यों आप लोग इसको फंजाई को रखा इसमें। तो यही हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स वगैरह थी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स डेट आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड लेक द सेल वॉल। कि विच किंगडम इंक्लूड, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें ऐसे जानदार इंक्लूड होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब मल्टी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब अपनी खुराक खुद भी तैयार नहीं कर सकते, और सेल वॉल, लेक का मतलब होता है कमी होना या ना होने के बराबर, उनमें सेल वॉल भी नहीं होती है, तो वो किंगडम एनिमिलिया होता है। आपको पहले भी बताया था वाहिद एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जस्ट इसमें आप लोगों ने यही याद रखना है, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन लिस्ट द डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई की कुछ जो फ़र्क करने वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंग्विश करें फंजाई को बाकी सबसे, वो बताएं। तो ये आपको मिल जाएगा पेज 33 पर। तो आपने अपनी आई होप सो कि पेज 33 ओपन कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हमारे पास है कि फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई अब यूकैरियोटिक, ठीक है, ये प्रोकैरियोट नहीं है बल्कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस की बात हो रही है। एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स, और इसके सेल वॉल भी होगी सेल्स के अराउंड। अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। ठीक है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन, वो काइटन की बनी होती है, विच इज़ अ पॉलीसेक्राइड, जो एक पोली का मतलब होता है बहुत सारे सेक्राइड से, पोली मीन मैनी सेक्राइड से मिलकर बनी होगी। मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनी। जैसे कि आप लोगों के पास मशरूम है, ये इस तरह की मशरूम होती है। ठीक है, इस टाइप की मशरूम होती है। उसके साथ ही हमारे पास रस्ट अब किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है रस्ट ये। ठीक है, कभी कभी आपने ये जो गन्ना वगैरह शुगर कैन देखा होगा तो इसके थोड़े इस तरीके से लगी हुई होती है, तो ये ज़्यादातर इन चीज़ों में या किसी किसी पत्ते में भी होती है रस्ट। उसके बाद है रस्ट और स्मथ की बात हो रही है। ठीक है, ये इस तरीके से ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ये जो हमारे पास वीट सिट्रा होता है, गंदम का जो सिटा होता है, ठीक है, इसके ये इस तरीके से ब्लैक हो जाता है, जो गंदम का दाना होता है वो भी इस तरीके से ब्लैक हो जाता है। एंड मोल्ड, इस टाइप की हमारे पास मोल्ड होती है, ये भी सारी चीज़ें फंजाई में ही हमारे पास कंसीडर हो रही होती हैं। ये जो रस्ट और स्मथ है ये भी फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज़ होती हैं, जो ज़्यादातर पौधों में हो रही होती हैं, प्लांट्स में देखा आप, क्योंकि जब हमने रस्ट की बात की थी तो रस्ट भी क्या थी, प्लांट को ही हो रही थी, लीव्स, ये सारी चीज़ें प्लांट्स में ही आती हैं, और जब हमने स्मथ की बात की थी तो ये भी प्लांट्स में आती है, तो ये फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज़ होती हैं। वाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, लेकिन हमने ऊपर बात की कि मोस्टली जो मोस्ट फंजाई है वो मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि यीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मैं टॉपिक डिस्कस करते वक्त भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी, और अब भी इसको अलग से डिस्कस कर बता भी देती हूँ आप लोगों को कि पेपर में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा फंजाई का या ऐसी कौन सी फंजाई यूनिसेलुलर है। बेसिकली वो कहता है ऐसी फंजाई आप लोग बताएं जो यूनिसेलुलर, या विच फंजाई इज़ यूनिसेलुलर, तो आपने कहना है यीस्ट। ये एमसीक्यूज़ भी कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आप अब आपकी 9th क्लास की बुक भी लाइन में आया है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ हर जगह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर होती है, एक सेल पर मुश्तमिल होती है। तो आंसर आता है फंजाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर, सिर्फ एक या यीस्ट जो हमारे पास यूनिसेलुलर होती है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट इन कॉम्पास ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 3 डोमेन्स बेसिकली बतानी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पेज 31 पर आप लोगों ने आ जाना। तो आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, डोमेन आर्किया, डोमेन जो आप लोग के पास बैक्टीरिया है, या डोमेन यूकैरिया। ये नेक्स्ट पेज आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और मिल भी जाएंगी, यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। ठीक है, एक ये जस्ट नाम याद रखना है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। जस्ट ये 3 जो है ब्राउन कलर से लिखे हुए ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं बस इस क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के पास है कि वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरस इन एनी किंगडम। जो हमारे पास किंगडम है, जिस किंगडम जो जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा है, आप लोगों के पास एनिमल्स है, किंगडम एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई वगैरह, उन सब में ये वायरस पर क्यों किंगडम नहीं बन सका, क्लासीफाई करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है आपका। ठीक है, तो अब तक हम जितने भी एक्सरसाइज के आपके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एक तो हमारे पास ये जो अब हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है पेपर अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये वाला आप लोगों ने एक अच्छे से तैयार करना है। और एक हमने ऊपर क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक रैंक की बात की थी, इसकी कॉर्न की और लाइन की, ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आ जाती है 4 नंबर में, और ये 2 नंबर के सवाल में भी पूछ जाती है, और साइंटिफिक नेम भी अक्सर पूछ लिया जाता है इनका एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में। और यहाँ से ये कि वायरस को क्यों क्लासीफाई नहीं किया गया किंगडम में, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा पेज 34 पर। तो इस सवाल का जवाब में ये जो वायरस वाला टॉपिक है, ये यहाँ स्टार्ट से लेकर ये सारी लाइंस, और नेक्स्ट पेज पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अब रीड नहीं करवाती, क्योंकि हम ऑलरेडी जब वायरस वाला टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ पे करवाया था। सारी लेक्चर जो है इस चैप्टर के वो अपलोड हो चुके हैं, और अगर आप इसको करना चाहते हैं, अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, आपको अब समझना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये जो आपका लेक्चर 2.7 है, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, तो वहाँ से आपने पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक इसका बनता है, आप लोग वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है आप तक की एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन का।
और इस टॉपिक से रेलिवेंट इस तरह के जो आपकी डायग्राम या जितनी चीज़ों से मैंने आपको समझाया था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से कुछ हमारे पास शेप्स होती हैं वायरस की। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म अक्रॉस द डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है कि हमारे पास किस तरीके से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्लियर करती है, ठीक है, या फैसिलिटेट करती है या क्लियर करती है किसको, कम्युनिकेशन को अबाउट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लैंग्वेज। ज़ाहिर बात है हर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, हम हर इलाके की लैंग्वेज वेरी करती है हर एक जगह से। इस तरीके हर कंट्री की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। फिर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी जो बात है या उनके बारे में कम्युनिकेट करना, ये सब चीज़ें किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर पेज 37 पर। तो आपने पेज 37 टर्न करना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है कि अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाली इस क्वेश्चन की, तो इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर नेमिंग। ये हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए। ईच स्पीशी इज़ असाइन, कि हर स्पीशी जो है उसको असाइन किया जाता है अ यूनिक टू पार्ट नेम, वही टू पार्ट नेम जिसमें फर्स्ट आपके पास जीनस और सेकंड स्पीशी का नाम होता है, ठीक है। इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए, ठीक है, एंड यूज़, और उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये अगर आप ये करना, ये वाला सवाल, इस सवाल का जवाब में ये तैयार करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप ये कर लें। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको, आपने टॉपिक तैयार किया होगा वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी लाइन्स करनी है, तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा है द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेम इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में साइंटिफिक नेम सेम रहता था। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, इस सिस्टम ने हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे दिया था, ठीक है। इसके बावजूद कि जो भी पार्टिकुलर लैंग्वेज है किसी भी, चाहे वो बायोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, जो भी काम कर रहे होते थे चीज़ों पर, वो चाइना का है, ठीक है, अरेबिक है, अरेबियन है, या हमारे पास स्पेनिश है या इंग्लिश है, जहाँ का भी है, लेकिन लैंग्वेज उन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वे उन्होंने माना कि हर चीज़ का एक साइन, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि ह्यूमंस का होमो सैपियंस नेम है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टाइगर वगैरह का पैंथीरा, इस तरीके से टाइग्रस, या इस तरीके से लियो, सब इस तरीके से नाम जो हमारे पास होते हैं साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स के, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वे माना को अपने आपस में बातचीत, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे पास स्किल्स होते हैं, ये बातचीत करने को ही हम कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने ऑनियन की बात करें तो ऑनियन को हम चाइनीज़ में हम ऑनियन को यंगसूंग कहते हैं, ठीक है। अरेबिक में हम उसको बसल कहते हैं, स्पेनिश में हम उसको सेबोया कहते हैं, इंग्लिश में हम अनियन कहते हैं। तो एक ही, अगर मैं एक ऑनियन की बात करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने इन सब चीज़ों से बाहर आकर एक साइंटिफिक नेम, उन्होंने कहा भी हर जानदार का एक ही साइंटिफिक नेम होगा। मैटर नहीं करता कि जो भी बायोलॉजिस्ट है वो चाइनीज़ है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, या जो भी है, लेकिन नाम एक ही होगा, तो फिर उनको आसानी होगी कोई भी काम जो वो मिलकर करना चाह रहे होंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने अगले पेज पर ये 2 पॉइंट भी ऐड करने हैं कि जो साइंटिफिक नेम है, पहली बात तो यह है कि वो लैटिन लैंग्वेज से हमारे पास लिया गया, ठीक है, टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दूसरा ये है कि वो 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस और सेकंड हमारे पास स्पीशी नेम होता है, ठीक है। जीनस को हम कैपिटल लेटर से और उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्पीशी नेम को। जस्ट इधर से ये 2 लाइनें और इस पेज की 2 लाइनें आप लोगों ने करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इस लेक्चर के लास्ट पर जो हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके जितने इंपॉर्टेंट कहे जाए या जितने हम इसको कहें उतना ही कम है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल देखें आपके इस चैप्टर का, तो वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये फर्स्ट आपने प्रायोरिटी इस सवाल को देनी है, ये आपका सबसे ज़्यादा अहम सवाल है इस चैप्टर का। जो दूसरे नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया, कि यूकैरिया जो डोमेन है इसकी क्लासिफिकेशन। इसके मैंने पॉइंट्स भी लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। जिसमें आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमली, ये 4 किंगडम आते हैं इस सवाल के जवाब में, ठीक है। फर्स्ट पे अगर कोई बच्चा जो है वो 3 सवाल नहीं याद कर सकता, सिर्फ 2 कर सकता है, तो आपने ये 2 तो मस्ट प्रिपेयर करने हैं। जो कर सकते हैं उनके लिए एक तीसरा सवाल भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है कि डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डोमेन्स, जिसमें आपके पास डोमेन आर्किया, डोमेन आर्चिया, उसके बाद डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। ये 3 सवाल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहें जो कर सकते हैं तो क्लासिफिकेशन ज़रूर कर लेनी है आप लोगों ने, कौन की, ह्यूमंस बीइंग की, जितनी भी आप लोगों की बुक में मेंशन है, तकरीबन लाइंस के मिला के 4-5 क्लासिफिकेशन बनती है, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है। और ये जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी लेक्चर्स या जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड है इन सब टॉपिक्स की, और इस फुल चैप्टर की भी अपलोड आई होप सो अब तो हम लोगों ने कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।